नमस्कार। आज हम कुछ बहुत पुराने स्रोतों के पन्नों को पलट रहे हैं। कहानी है वत्स प्रदेश के राजा उदयन की। हाँ, राजा उदयन एक बहुत ही दिलचस्प किरदार प्राचीन भारत के इतिहास में। बिल्कुल। ये वो समय है जब उनके पिता राजा सहस्रानिक वो तो हिमालय जा चुके हैं और अब बेटे उदयन ने कौशाम्बी में गद्दी संभाली है। हमारे पास जो जानकारी है वो राजा उदयन की कथा के कुछ हिस्सों से है। और ये हिस्से बताते हैं कि उदयन कम से कम शुरुआत में राजकाज में कह सकते हैं कि ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। हाँ, ऐसा ही लगता है। सारा भार उनके काबिल मंत्रियों पर था, जैसे मुख्यमंत्री योगंधरायण, सेनापति रुमणवान, ये सब संभाल रहे थे। हाँ। और राजा साहब खुद वो तो भाई अपने आनंद में मग्न थे। लेकिन उनमें एक बात थी जो उन्हें साधारण राजाओं से अलग कर दी थी, एक खास हुनर। हाँ, वो उनकी वीणा। कहते हैं बचपन में नागराज वासुकी ने उन्हें एक वीणा दी थी। नाम था घोषवती। बिल्कुल। और उदयन उसे बजाने में इतने माहिर कि उसके संगीत से वो जंगली हाथियों तक को काबू कर लेते थे। जरा सोचिए, मदमस्त जंगली हाथी और वीणा की धुन से शांत होकर वश में आ जाएं। यही उनका सबसे बड़ा शौक था, उनका विनोद, जैसा कि स्रोत कहते हैं। उनकी जीवन शैली भी काफी रंगीन बताई गई है। हाँ, एक वर्णन तो काफी काव्यात्मक है। वही ना कि वो वेश्याओं की मुखचंद्र की प्रतिमाओं से सुशोभित मदिरा और मंत्रियों के मुख कांति को साथ साथ पान करते थे। मतलब साफ है, ऐशो आराम, संगीत, मदिरा, इसी में जीवन बीत रहा था। पर एक चिंता थी उन्हें, अंदर ही अंदर। हाँ बिल्कुल, अपने पूर्ववंश के लिए। मतलब उसके हिसाब की कोई ऊंचे कुल की राजकुमारी नहीं मिल रही थी। और उन्होंने उज्जैनी की राजकुमारी वासवदत्ता का नाम सुन रखा था। बस उन्हें पाने की इच्छा वो मन में घर करती जा रही थी। तो आज हम इसी दिलचस्प राजा और उनके जीवन के एक खास मोड़ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। ये भूमिका ही अपने आप में कई परतें खोलती है। एक संगीत सम्राट राजा जो थोड़ा लापरवाह भी है और उसकी एक अधूरी इच्छा। देखते हैं कहानी कहाँ जाती है। हाँ, उदयन का ये चरित्र पारंपरिक नायक जैसा नहीं है। मंत्रियों पर निर्भरता, विलासिता, ये शासक के गुणों से एकदम अलग लगता है। लेकिन फिर वो वीणा का जादू, वही, वो उन्हें बिल्कुल अनोखा बना देता है, लगभग कोई दैवीय शक्ति जैसा। पर क्या यही खूबी उनकी कमजोरी भी थी? आप कहना चाह रहे हैं कि उनका अकेले वीणा लेकर हाथी पकड़ने जाना। हाँ, ये आदत बन गई थी शायद। और आदतें वो आपको प्रिडिक्टेबल बना देती हैं, दूसरों को अंदाजा लगाने का मौका देती हैं। ये अच्छा नुक्ता है, प्रेडिक्टेबिलिटी। और विवाह की चिंता, वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। उस जमाने में राजवंशों के लिए ये इज्जत और भविष्य का सवाल होता था। हाँ बिल्कुल। तो ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी वाली बात आपने कही, क्या उनका ये हाथी पकड़ने का शौक सिर्फ शौक था या कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी, अनजाने में ही सही? हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। ये उनके कमाल के हुनर का प्रदर्शन तो था ही, जिससे वो मशहूर भी हुए। लेकिन इसे बार बार करना और अकेले करना, वो एक पैटर्न बन गया। और राजनीति में पैटर्न, वो अक्सर दूसरों को मौका दे देते हैं। सही बात है। उनका ये शौक उन्हें अकेले में ले जाता था, असुरक्षित भी कर सकता था, जो एक राजा के लिए काफी जोखिम भरा है। ये विरोधाभास भी दिखाता है उनके चरित्र का। एक तरफ ऐशो आराम, दूसरी तरफ अकेले खतरनाक हाथियों से सामना। बिल्कुल। और शायद इसी प्रेडिक्टेबिलिटी का फायदा किसी ने उठाने की सोची। हाँ, अब आते हैं कहानी के दूसरे बड़े किरदार पर, उज्जैनी के राजा प्रद्योत, जिन्हें चंड महासेन भी कहते हैं। हाँ, चंड महासेन, वासवदत्ता के पिता। उनकी अपनी परेशानी थी। बेटी बहुत सुंदर, बहुत गुणी, लेकिन उसके लायक वर मिल ही नहीं रहा था। उन्हें लगता था कि उदयन ही सही है वासवदत्ता के लिए, उनके वंश, उनकी कला, सब देखते हुए। पर वो पुरानी दुश्मनी, ये सबसे बड़ा पेंच था। यहीं चंडमासेन की दुविधा दिखती है। एक पिता भी हैं, एक राजा भी। बेटी के लिए सबसे अच्छा वर चाहिए, और गुणों के हिसाब से उदयन सही लगते हैं। लेकिन शत्रुता कैसे मिटे? सीधा रिश्ता भेजें तो शायद उदयन माने नहीं, युद्ध करें तो जोखिम। तो उन्होंने एक अलग ही रास्ता सोचा। हाँ, उनकी रणनीतिक सोच यहीं सामने आती है। वो उदयन की ताकत को भी जानते हैं, संगीत, और कमजोरी को भी, शिकार की लत, अकेले जाने की आदत। और फिर रची गई एक, क्या कहें, बहुत ही शातिराना योजना। चंड महासेन ने सोचा, क्यों ना उदयन को उसी चीज का लालच दिया जाए जिसके वो दीवाने हैं, हाथी। हाँ, योजना थी कि विंध्याचल के जंगलों में एक नकली हाथी खड़ा किया जाए, मशीन का हाथी। ताकि उदयन उसे असली समझकर पकड़ने आए, अकेले,
अपनी घोषवती वीणा लेकर। और जैसे ही वो आए, सैनिकों ने पकड़ लें। पकड़ के उज्जैनी ले आए। और फिर असली चाल, अपनी बेटी वासवदत्ता को उदयन की संगीत शिष्या बना दिया जाए। अच्छा, मतलब बंदी भी और गुरु भी। यही तो चालाकी थी। उन्हें बंदी बनाकर बेइज्जत नहीं करना, बल्कि इज्जत से संगीत सिखाने के बहाने अपनी बेटी के करीब लाना। चंड महासेन को यकीन था कि वासवदत्ता इतनी सुंदर और गुणी है कि उदयन उसे देखकर जरूर मोहित हो जाएंगे। क्या कमाल की चाल है। तो जो दुश्मन बंदी बनकर आया था, वो दामाद बनकर रह जाएगा। दुश्मनी भी खत्म, बेटी की शादी भी हो गई और उदयन जैसा राजा एक तरह से उनके असर में भी आ गया। बिल्कुल, हर तरफ से फायदा। इस योजना को पक्का करने के लिए उन्होंने देवी का आशीर्वाद भी लिया। चंडिका देवी के मंदिर गए। हाँ, और कहते हैं आकाशवाणी भी हुई कि इच्छा पूरी होगी। इससे तो उनका इरादा और भी पक्का हो गया होगा। जरूर। देखिए, उस जमाने की कहानियों में ये दैवीय संकेत या आशीर्वाद पात्रों का हौसला बढ़ाते थे, दिखाते थे कि वो अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं। और शायद ये भी कि वो जानते थे कि योजना में जोखिम है, इसलिए ऊपर वाले का सहारा भी चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री से भी सलाह ली थी ना, बुद्धदत्त से। हाँ, बुद्धदत्त। चंड महासेन ने खुद माना कि उदयन मामूली राजा नहीं है, बहुत शक्तिशाली हैं, महापराक्रमी और स्वाभिमानी भी मानी। तो उन पर आम तरीके काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। साम दाम भेद दंड, ये सब शायद उदयन पर ना चलता, इसीलिए ये टेढ़ा रास्ता चुना। और स्रोत में लिखा है शांति से वश में लाना। सुनने में कितना अजीब लगता है, जबकि प्लान तो धोखे से पकड़ने का था। यही तो कूटनीति है, शब्दों का खेल। शांति से वश में लाना मतलब बिना युद्ध किए अपनी चाल से काबू करना। तो ठीक है, योजना तैयार, देवी का आशीर्वाद मिल गया, मंत्री से बात हो गई, अब एक्शन का टाइम। हाँ, अब उदयन तक संदेश पहुंचाना था। चंड महासेन ने एक दूत भेजा उदयन के पास। संदेश बड़ा विनम्र था सुनने में। क्या था संदेश? बस इतना कि आप उज्जैनी पधारें और मेरी बेटी वासवदत्ता को संगीत सिखाएं। अच्छा, जरा उदयन की जगह होकर सोचिए। हाँ, एक पुराना दुश्मन जो शायद आपको कम समझता हो, अचानक कह रहा है आओ मेरी बेटी को ट्यूशन दो। उदयन को यह सुनते ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें अपमान भी लगा होगा कि क्या मुझे कोई आम गवैया समझ रखा है, और शक तो हुआ ही होगा। फौरन उन्होंने अपने सबसे काबिल मंत्री को बुलाया, योगेंद्रायण को, और उनसे सलाह मांगी कि भाई ये क्या मामला है। अब योगेंद्रायण वो सिर्फ मंत्री नहीं थे, उदयन के लिए एक तरह से पिता जैसे थे। वो राजा की कमजोरियां भी जानते थे और राज्य का भला भी चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा? क्या वो भी समझ गए चाल को? बिल्कुल। उन्होंने उदयन को खरी खरी सुनाई, कड़वा सच। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजन, आपकी ये जो बुरी आदतों की शोहरत है, जो लता की तरह दुनिया में फैल गई है, ये उसी का नतीजा है। ओह, सीधा हमला। हाँ, मतलब ये कि आपकी इस इमेज की वजह से ही चंड महासेन की हिम्मत हुई आपको कम आंकने की। और उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये संगीत सिखाने का न्योता नहीं, ये जाल है, वासवदत्ता को चारा बनाकर आपको फंसाने का। उन्होंने कोई मिसाल भी दी थी शायद। हाँ, और बहुत सटीक मिसाल दी। कहा, जैसे शिकारी गड्ढा खोदकर उसे घास-फूस से ढककर हाथियों को फंसाते हैं, हाँ। वैसे ही दुश्मन लोग व्यसनी राजाओं को उनके ही व्यसनों के गड्ढों में गिराकर पकड़ लेते हैं। बाप रे, सीधी चेतावनी। बिल्कुल। और उन्होंने उदयन को सलाह दी कि फौरन ये हाथी पकड़ने का शौक छोड़ दें, ये व्यसन छोड़ दें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है। ये तो बहुत बहुत तीखी बातें थीं। उदयन ने क्या किया? मानी सलाह? उदयन ने सुना तो, लेकिन शायद उनका शाही अहम वो आहत हो गया। उन्हें ये बात चुभ गई कि चंड महासेन ऐसा सोच भी कैसे सकता है उनके बारे में। तो सलाह मानने के बजाय इसके उन्होंने चंड महासेन के दूत को एक बेहद अहम, घमंड भरा जवाब भेजा। क्या कहलवाया? अगर राजा चंड महासेन अपनी बेटी को मेरी शिष्य बनाना ही चाहते हैं तो उसे यहीं भेज दें, कौशाम्बी। वाह, मतलब सीधी चुनौती, पलटवार। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, और क्या हुआ? शायद उसी गुस्से में, उसी तेजी में उदयन ने अपने मंत्रियों से कहा। क्या कहा? कहा, मैं खुद उज्जैनी जाऊंगा और उस घमंडी चंड महासेन को पकड़कर बंदी बनाकर यहां ले आऊंगा। अरे, ये क्या मतलब? जो राजा पहले आराम फरमा रहा था वो अब सीधा युद्ध की बात करने लगा। बिल्कुल, उनके पहले के रवैये से एकदम उलट, अचानक बहुत आक्रामक हो गए। ये तो मामला बिल्कुल उलझ गया। एक तरफ चंड महासेन की वो छुपी हुई योजना, दूसरी तरफ उदयन का ये खुला गुस्सा और उतावलापन। हाँ,
स्थिति बिगड़ गई। यहाँ योगेंद्रायण ने फिर कुछ कहा होगा, वो चुप तो नहीं रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगेंद्रायण ने फिर से दखल दिया। वो जानते थे कि गुस्से में उठाया कदम बर्बादी ला सकता है। उन्होंने उदयन को रोका? हाँ, उन्होंने उदयन के इस विचार को कहा कि ये अनीति है, मतलब गलत है, अव्यवहारिक है। उन्होंने राजा को याद दिलाया कि चंड महासेन कोई छोटा मोटा राजा नहीं है, वो बहुत प्रभावशाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, कुछ और भी जोड़ा उन्होंने। हाँ, योगेंद्रायण ने एक बड़ी दूर की बात कही। उन्होंने कहा, और उसे तुम्हें अपनाना भी चाहिए। अपनाना चाहिए दुश्मन को, इसका क्या मतलब था? पता नहीं, क्या वो भविष्य में किसी गठबंधन की जरूरत देख रहे थे, या उनके दिमाग में कोई और ही गहरी चाल चल रही थी? ये साफ नहीं होता, क्योंकि वो आगे कहते हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ, सुनो। और बस यहीं पर हमारे पास जो स्रोत का हिस्सा है वो खत्म हो जाता है। अरे, मतलब सबसे रोमांचक मोड़ पर आकर कहानी रुक गई। बिल्कुल। योगेंद्रायण क्या बताने वाले थे? क्या वो उदयन को उज्जैनी जाने से रोक पाते या कोई तीसरा ही रास्ता सुझाते? यही इस हिस्से को इतना दिलचस्प बनाता है। ये हमें किरदारों से मिलवाता है, उनकी सोच, उनकी योजनाओं, उनकी सलाहों से, लेकिन अंत खुला छोड़ देता है। हमने देखा कि कैसे एक राजा का हुनर और शौक, उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। हाँ, उदयन का संगीत, और हमने देखा कि कैसे एक चालाक राजा चंड महासेन दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाकर अपना मकसद पूरा करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, एक बुद्धिमान मंत्री योगेंद्रायण की भूमिका, जो राजा को आईना भी दिखाता है और सही रास्ता भी, चाहे राजा सुने या न सुने। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ खास बातें निकालें तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से कुछ चीजें साफ हैं। पहली, कि लीडरशिप सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि खुद पर काबू रखना और समझदारी भी है। उदयन की कहानी यहाँ तक दिखाती है कि निजी कमजोरियां कैसे एक राजा को खतरे में डाल सकती हैं। दूसरी बात, कूटनीति और रणनीति कितनी पेचीदा हो सकती है। चंड महासेन की योजना थी तो धोखे की, पर उसका मकसद शायद लंबे समय की शांति या रिश्ता बनाना था, बेशक अपनी शर्तों पर। हाँ, ये भी है। तीसरी, सलाहकारों की अहमियत। योगेंद्रायण की सलाह उदयन के घमंड को चोट पहुंचाती है, लेकिन वो राज्य के भले के लिए है। और चौथी बात, कहानी का ये अधूरापन, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या हुआ होगा। और अच्छी कहानियां अक्सर यही करती हैं। बिल्कुल सही। और वो जो आखिरी बात योगेंद्रायण ने कही थी, उसे तुम्हें अपनाना भी चाहिए। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ चंड महासेन जाल बिछा रहा है, दूसरी तरफ उदयन उससे बंदी बनाने की सोच रहे हैं, और मंत्री कह रहे हैं कि तुम्हें उसे अपनाना चाहिए। क्या योगेंद्रायण पहले से ही ऐसा कुछ सोच रहे थे कि ये दोनों दुश्मन शायद वासवदत्ता के बहाने ही सही आगे चलकर दोस्त बन सकते हैं? क्या वो जो विस्तार से बताने वाले थे, वो इसी दोस्ती की कोई योजना थी? ये सवाल, ये इस कहानी के हिस्से को और भी मजेदार बना देते हैं। स्रोत यहीं रुक जाता है, पर सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। वाकई।